हेलो दोस्तों। पिछले महीने ब्लैकस्टोन ने नेसा नाम के एक इंडियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप में 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया ताकि नेसा पूरे देश में जीपीयू पावर्ड डेटा सेंटर्स बना सके। ये इंडिया में सबसे बड़े डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। ब्लैकस्टोन अकेला नहीं है, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, इवन फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड्स इंडिया के डेटा सेंटर मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा यूएस में पहले हो चुका है और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट अभी के सबसे डिफाइनिंग एसेट क्लासेस में से एक बन रहा है। मेटा और ब्लू आउल कैपिटल ने रिसेंटली डेटा सेंटर्स बनाने के लिए एक 27 बिलियन डॉलर्स का जॉइंट वेंचर अनाउंस किया। ये यूएस हिस्ट्री में इस तरह के सबसे बड़े डील्स में से एक है। ऑरेकल ने भी न्यू मैक्सिको में एक फैसिलिटी बनाने के लिए 18 बिलियन डॉलर्स का कंस्ट्रक्शन लोन लिया है। डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि एक ऐसा गेम भी बन चुका है जिसमें आप डेटा सेंटर चलाते हो। इन सारे बड़े नंबर्स के नीचे एक बहुत कंफ्यूजिंग और लंबा फाइनेंशियल भूल भुलैया है। एग्जाम्पल के लिए कोई लेंडर इन डेटा सेंटर्स के लिए एक साथ रियल एस्टेट रिस्क, पावर प्रोक्योरमेंट रिस्क, कंस्ट्रक्शन रिस्क और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में प्लेस्ड हार्डवेयर के तेज डेप्रिसिएशन का रिस्क उठाता है। इतने सारे रिस्क को मैनेज करना आसान नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा सेंटर्स का कैपिटल कहाँ से आता है। सबसे पहले हम डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझेंगे। फिर हम डेटा सेंटर्स के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम फाइनेंसिंग के 2 टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि ये पूरा फाइनेंशियल कंडीशंस का आर्किटेक्चर इंडिया में कैसे अप्लाई हो सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फाइनेंसिंग समझने के पहले डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के 2 ब्रॉड बिजनेस मॉडल समझते हैं। पहला है को लोकेशन। इस सिस्टम में एक एंटिटी डेटा सेंटर की फिजिकल फैसिलिटी बनाती है, मतलब इसकी बिल्डिंग, इसके कूलिंग सिस्टम्स, इसका इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी सिक्योरिटी एटसेट्रा। फिर ये एंटिटी एक लैंडलॉर्ड जैसे काम करती है और अपने टेनेंट्स को स्पेस, पावर और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये टेनेंट्स अपने खुद के सर्वर्स और जीपीयूज लाते हैं, इन्हें डेटा सेंटर में इंस्टॉल करते हैं और रेंट पे करते हैं। इंडिया में CTRL-S और STT ग्लोबल डेटा इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। दूसरा तरीका है कंप्यूट एज अ सर्विस। यहाँ ऑपरेटर बस बिल्डिंग नहीं देता, ये जीपीयूज भी ओन करता है। ये टेनेंट्स को कंप्यूटिंग पावर भी रेंट आउट करते हैं। योट्टा नाम का एक इंडियन फर्म इस मॉडल पे ऑपरेट करता है। इसके अलावा नियो क्लाउड्स भी होते हैं। ये कंपनीज कोई फिजिकल फैसिलिटी ओन नहीं करते, लेकिन ये जीपीयूज ओन करते हैं और कंप्यूटिंग पावर बेचते हैं। ये बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं। हम इन्हें आज नहीं कवर करेंगे, लेकिन नेसा मोस्टली इसी मॉडल पे चलता है। एक सिंपल लैंडलॉर्ड और कंप्यूट लॉर्ड के बीच का ये डिफरेंस आगे आने वाली चीजों में काफी जरूरी होगा। एक डेटा सेंटर का फाइनेंशियल लाइफ साइकिल बिल्डिंग्स बनने के बहुत पहले से शुरू हो जाता है। डेवलपर को लैंड एक्वायर करना पड़ता है, जोनिंग और एनवायरमेंटल परमिट्स के साथ डील करना पड़ता है, पावर ग्रिड अप्रूवल्स लेने होते हैं और इवन पोटेंशियल टेनेंट्स के साथ एंकर लीजेस सिक्योर करने पड़ते हैं। इन सब में बहुत रिस्क होता है। यहाँ अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि टेनेंट्स तो छोड़ो, डेवलपर्स को ये भी नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट्स बिल्ड होंगे या नहीं। इसलिए इस स्टेज में ज्यादातर इक्विटी इन्वेस्टर्स ही फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रोजेक्ट को एक SPV या स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू अलग किया जाता है। SPV एक अलग लीगल एंटिटी होता है जो डेटा सेंटर्स कैंपस के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। इक्विटी इन्वेस्टर्स को इस SPV में ओनरशिप मिलता है। ये बिल्डिंग के बनने के बाद इसके वैल्यू अप्रिसिएशन के थ्रू रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इक्विटी सबसे डाइल्यूटिव और महंगा कैपिटल का सोर्स होता है और जब तक डेवलपर लैंड से कैश फ्लोज जनरेट नहीं करता, इन्वेस्टर्स के रिटर्न का टाइमलाइन कम होता जाता है। इसीलिए डेवलपर्स का प्राइमरी फोकस लैंड, पावर, परमिट्स एटसेट्रा जैसे बॉटलनेक्स को जल्द से जल्द हटाना है और इक्विटी से सस्ते डेट में शिफ्ट करना होता है। अब क्योंकि कोलोकेटर्स और कंप्यूट ऑपरेटर्स दोनों ही फिजिकल फैसिलिटी सेटअप करते हैं, ये स्टेप इन दोनों के लिए सेम होता है। लेकिन कंप्यूट ऑपरेटर्स के लिए कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्योंकि इन्हें ये भी फोरकास्ट करना होता है कि कौन से चिप्स कब और कितने ऑर्डर करने होंगे। जब सारे परमिट्स मिल चुके होते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होते हैं तो बिल्डिंग पहले स्टेप के लिए रेडी होता है। कई तरीकों से ये किसी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे ही होता है। इस स्टेज में पावर्ड शेल बनता है, मतलब फिजिकल बिल्डिंग, कूलिंग सिस्टम्स और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन। और इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जैसा होता है। बैंक्स और NBFCs इन्हें कंस्ट्रक्शन लोन्स देते हैं और फैसिलिटी का रिस्क अंडरराइट करते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन टू मिनी पर्म लोन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है।
ये 2 से 5 साल चलता है और इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड और इनिशियल ऑपरेशंस कवर्ड होते हैं। इस दौरान ऑपरेटर डेटा सेंटर बनाता है, टेनेंट्स को जगह देता है, रेवेन्यू स्टेबलाइज होने देता है और फिर वो मिनी पर्म को एक लॉन्गर टर्म बोरोइंग में रीफाइनेंसिंग के थ्रू कन्वर्ट करता है। कई बार बड़े लेंडर्स डेवलपमेंट स्टेज रिस्क अंडरराइट नहीं करना चाहते, जैसे शायद पावर ग्रिड अभी भी फिक्स होना बाकी है और कनेक्शन डिलेज के कारण प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। ऐसे में डेवलपर्स बचे हुए अमाउंट के लिए एक मेज़नीन या मेज लोन ले सकते हैं। इन्हें रीपे करने का प्रायोरिटी सीनियर लेंडर्स से कम होता है, मतलब इन्हें सीनियर लेंडर्स के बाद रीपे किया जा सकता है, लेकिन इस रिस्क के बदले मेज डेट का यील्ड भी ज्यादा होता है। कोलोकेशन मॉडल में रिस्क यहीं तक होता है। लेंडर्स इसे बियर कर लेते हैं क्योंकि बिल्डिंग 20 से 30 साल टिक जाता है, लेकिन जब इस पूरे सिचुएशन में जीपीयूज ऐड किए जाते हैं तब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन लेंडर्स ज्यादातर जीपीयूज और सर्वर्स खुद अंडरराइट नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि खाली बिल्डिंग्स के लंबे लाइफ टाइम के कंपैरिजन में जीपीयूज अलग एसेट्स होते हैं। ये कम स्टेबल होते हैं और ये ज़्यादा शॉर्ट टर्म भी होते हैं। ये ऑपरेटर्स के मेज लोन लेने का एक बड़ा कारण हो सकता है। इन केसेस में कंस्ट्रक्शन और जीपीयूज का फाइनेंसिंग ज़्यादातर केसेस में स्प्लिट होता है। ऑपरेटर एक लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन डेट लेता है और साथ में एक जीपीयू बैक्ड शॉर्ट टर्म लोन लेता है, या अगर जीपीयूज फंड हो रहे हैं तो लेंडर ये भी डिमांड कर सकता है कि प्रोजेक्ट एसपीवी की जगह पूरी होल्डिंग कंपनी को कोलैटरल जैसे यूज किया जाए। जब बेसिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो फाइनेंसिंग के 2 हिस्से हो जाते हैं। कोलोकेशन ऑपरेटर्स के लिए डेटा सेंटर एक प्रेडिक्टेबल कैश मशीन बन जाता है। इन्हें लॉन्ग टर्म टेनेंट्स मिलते हैं जो प्रॉपर्टी पे आते हैं, अपने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करते हैं और रेंट पे करते हैं। डेवलपर ने लेंडर को जो कंस्ट्रक्शन गारंटीज दिए थे वो अब हट जाते हैं और कैश फ्लो स्टेबल हो जाते हैं। डेवलपर का अगला गोल एक टेक आउट एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन डेट को सस्ते लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से रिप्लेस करना। इसके लिए ऑपरेटर बैंक लोन या बॉन्ड का यूज कर सकता है। यूएस में एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन या एबीएस एक पॉपुलर एग्जिट है। यहाँ डेटा सेंटर के कैश फ्लोज को एक नए एसपीवी में इकट्ठा किया जाता है। रेटिंग एजेंसीज टेनेंट का क्रेडिट वर्दीनेस और कैश फ्लो का स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं। टेनेंट्स जितने ज्यादा दिन रहते हैं उतना अच्छा होता है। अगर सब कुछ सही होता है तो एसपीवी 15 to 20 या इवन 25 ईयर बॉन्ड्स इशू कर सकता है। ये बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं, मतलब ये काफ़ी लिक्विड होते हैं, खास करके अगर टेनेंट माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसे बिग टेक हाइपर स्केलर्स हों। वहीं कंप्यूट ऑपरेटर्स के लिए अभी भी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती। आफ्टर ऑल जीपीयूज पे 10 ईयर बॉन्ड्स कैसे इशू किए जा सकते हैं जब वो 2 से 3 साल में ही पूरे तरह से डेप्रिशिएट हो सकते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे एसेट बैक्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होल्ड करना चाहेंगे जिनकी कुछ सालों में वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसके कारण कंप्यूट ऑपरेटर्स के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स इशू करना बहुत मुश्किल होता है। तो कंप्यूट ऑपरेटर्स दूसरे तरीकों से रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये बड़े एडवांस पेमेंट्स मांग सकते हैं या ये लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। नियो क्लाउड्स अपने टेनेंट्स को स्पेसिफिकली टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक इन करते हैं। अगर कोई एआई लैब कुछ समय के लिए कंप्यूट पावर यूज करना चाहे तो उसे एक फिक्स्ड कैपेसिटी के लिए पूरा पेमेंट करना होगा, भले ही ये इस पर पूरी तरह से यूज करे या नहीं। इसीलिए इनका फाइनेंसिंग टूल किट भी अलग होता है। यहाँ इक्विटी ज्यादा कॉमन है। यहाँ प्राइवेट क्रेडिट भी यूज होता है जो एक्स्ट्रा रिस्क के लिए हायर यील्ड्स चाहता है। कुछ कंप्यूट ऑपरेटर्स ने नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड जंक बॉन्ड्स भी इशू किए हैं। अब ये तो था डेटा सेंटर्स के कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इंडिया में किस हद तक अप्लाई होता है? डेवलपमेंट स्टेज काफी हद तक सिमिलर होता है। इंडियन ऑपरेटर्स को भी दूसरे ऑपरेटर्स की तरह लैंड, पावर और परमिट्स की जरूरत होती है। ये भी इन्हें ज्यादातर इक्विटी और प्रमोटर कैपिटल के थ्रू ही फंड करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टेज से सिचुएशन काफी बदल जाती है। यूएस में फाइनेंशियल लाइफ साइकिल के 3 पार्ट्स होते हैं: इक्विटी, फिर कंस्ट्रक्शन लोन्स और फिर सिक्योरिटाइज टेकआउट के थ्रू लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट। लेकिन इंडिया में सेकंड और थर्ड स्टेज को एक साथ मिला दिया जाता है। तो अपने लोन्स को कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस करने की जगह इंडियन डेटा सेंटर ऑपरेटर्स यूजुअली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या एलआरडी लोन्स चूज करते हैं। वो ऐसा कैपिटल मार्केट्स की जगह बैंक्स के थ्रू करते हैं। एलआरडी में एबीएस की तरह ही बोरोअर्स अपने फ्यूचर रेंटल इनकम को लोन के सिक्योरिटी जैसे यूज करते हैं, लेकिन ये किसी बॉन्ड होल्डर के पास जाने की जगह एक बैंक के पास जाता है। ये कंस्ट्रक्शन टू मिनी पर्म लोन से ज्यादा लंबे समय के लिए चलता भी है। जैसे CTRLS की बात करें तो इसने अपने बोरोइंग सिक्योर करने के लिए अपने फ्यूचर रेंटल इनफ्लोस का 45 to 50% प्रॉमिस किया है। इसके टर्म लोन्स आज से 15 साल या 2041 तक चलेंगे।
STT GDC इंडिया तो फाइनेंशियल 43 तक मैच्योर होने वाले लोन्स होल्ड कर रहा है। इसका एक बड़ा फायदा होता है, एक ही लोन से ज्यादातर इंडियन ऑपरेटर्स के नीड्स फुलफिल भी हो जाते हैं और इन्हें बार बार अपना बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके कारण इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रिस्क कॉन्सेंट्रेट होता है, जो जीपीयू लिंक्ड एक्सपोजर फेस करने के लिए शायद रेडी नहीं है। इनके पास यूएस डेवलपर्स जैसे कैपिटल मार्केट्स का एक्सेस नहीं है, जहां ये कैपिटल स्केल पे रिसाइकिल कर सकें। इसके बदले इंडियन ऑपरेटर्स बैंक डेट, इंटरनल अक्रूवल्स और पैरेंट कंपनी से इक्विटी इन्फ्यूजन के मिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे STT GDC का क्रेडिट रेटिंग इसके पैरेंट कंपनी टेमासिक होल्डिंग के स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज पे डिपेंड करता है। टेमासिक ने 3 सालों में 2450 करोड़ रुपीस इक्विटी के थ्रू इन्फ्यूज किया है ताकि एक्सपेंशन सपोर्ट किए जा सके। अगर STT का अपने पैरेंट कंपनी से लिंक वीक होता है तो इसके क्रेडिट रेटिंग पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया का डेटा सेंटर फाइनेंसिंग सिस्टम फंक्शनल तो है, लेकिन यह अभी भी एक बैंक एंड प्रमोटर स्टोरी है। इसे कैपिटल मार्केट्स का फायदा नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के डेवलपमेंट के साथ इनका इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।